हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो देखो, अप्रैल 2022 में आया हुआ रेगुलर के एग्ज़ाम का एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर 8 हम सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो, ये जो पेपर है उसके लिए मैं एक बात आपको खास बता देता हूँ। मैंने हर लेक्चर्स में, हर वीडियो के अंदर आप देखोगे तो मैंने आपको बोला हुआ है कि आप अपनी परसेंटेज कैलकुलेशन पे फोकस करो। अगर आपकी परसेंटेज की कैलकुलेशन वीक होगी ना, तो डेफिनेटली आपको टीवाई बीकॉम का अकाउंट्स का पेपर टफ लगेगा। अदरवाइज इस पेपर के अंदर आपको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि टफ जैसा इतना कुछ नहीं था। बस इतना होता है कि पेपर के अंदर जो परसेंटेज होते हैं वो रिवर्स कैलकुलेशन के ऊपर फॉलो करवाते हैं आपको, और यूनिवर्सिटी का पेपर सेटर अच्छे से जानते हैं कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन इजी दे दो लेकिन परसेंटेज रिवर्स दे दो, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट गलत करके आ जाएंगे। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो ये नॉलेज ही नहीं होता है कि कॉस्ट प्राइस का जो प्रॉफिट के ऊपर परसेंटेज है वही सेम परसेंटेज सेल्स प्राइस पर कितना परसेंट बनता है। ये जो लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट होता है आपका, वो बहुत वीक होता है, एंड दैट्स वाई आपको पेपर हार्ड लगता है। अदरवाइज पेपर की जो कैलकुलेशन है वो तो देखो चैप्टर के अंदर सब, मतलब जो उसका जो चैप्टर का बेसिक है वो तो सब कोई सीख के जाता है, फिर भी क्वेश्चन कहाँ फंसता है आपका, तो कैलकुलेशन में, ठीक है। और आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो वीक होती है ना चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन की, तभी जाके आपका क्वेश्चन फंस जाता है। तो देखो, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन है पहला, जिसमें ये बोला है कि आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई भी शॉर्ट वाले, ठीक है, जिसमें 100% ऑप्शन का पेपर था। आपको यहाँ पर दे रखा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ तेजानंद लिमिटेड इज गिवन टू यू। ओके, अप्रैल मई जून जुलाई के आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जिसमें आपको एस्टिमेटेड परचेस और ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स दे रखा है। मतलब देखो, इतना तो पता चल जाता है कि नहीं चल जाता कि सर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का दे रखा है, तो अगर क्वेश्चन निकालना है आपको तो क्रेडिटर्स का बैलेंस मतलब क्या बना दो, अकाउंट्स बना दो, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है देयर इज अ नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन द मंथ ऑफ अगस्त, मतलब अगस्त मंथ में कोई ओपनिंग स्टॉक होगा नहीं, ठीक है। फ्रॉम द अबोव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जुलाई। अप्रैल से लेकर जुलाई तक का आपने क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया वो आपको फाइंड करना है। अब देखो, एक चीज़ समझो, आप पहले मंथ वाइज अप्रैल मई जून और जुलाई क्रेडिटर्स के अकाउंट्स बना दो, ठीक है, ऐसे क्रेडिटर्स के अकाउंट बना लो। और क्रेडिटर्स के अकाउंट्स आप बना पाओ तो आपका क्रेडिटर्स का बैलेंस कौन सा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्रेडिटर्स का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब यहाँ पर लिखा जाता है बाय ओपनिंग बैलेंस, ये यहाँ पर लिखा जाता है ओपनिंग बैलेंस। और ये ओपनिंग बैलेंस जो होता है ना वो हर एक मंथ का सेम होता है ना, यहाँ पर ही आएगा, यहाँ पर ही आएगा और यहाँ पर ही आएगा, है ना, सेम साइड ही होता है। अब उसकी अमाउंट क्या होती है वो आपको यहाँ पर देखना है। देखो, ये अमाउंट है, देखिए, पहले मंथ की ओपनिंग बैलेंस है, दूसरे मंथ की ओपनिंग बैलेंस है, तीसरे मंथ की ओपनिंग बैलेंस है और चौथे मंथ की। अपने पास सारी ओपनिंग बैलेंस है, तो यार वो सारे के सारे लिख देते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर 22,500, ठीक है, पहले मंथ की, फिर यहाँ पर 45,000, फिर यहाँ पर 90,000 है, ठीक है, और उसके बाद है 67,500। तो हर एक मंथ की ओपनिंग बैलेंस तो हो गई अपनी। सेम चीज सर हर एक महीने की क्लोजिंग बैलेंस कहाँ होती है, तो यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन, जिसको हम क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे। ओके, तो ये डेबिट और ये क्रेडिट, देखो ये तो सब जानती है डेबिट क्रेडिट, आप वो तो फॉर्मेलिटी कर लोगे। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आप यहाँ पर लिख देते हो। अब देखो, मैं क्लोजिंग बैलेंस को भी बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मैं उसको
कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम उसको जल्दी से लिख पाए। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये पेपर के अंदर आपको अकाउंट्स का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप TY-BCom कर रहे हो, आप 3 साल से अकाउंट्स करके आते हो, तो यूनिवर्सिटी के पेपर सेटर भी आपके पास पूरा टेस्ट करेंगे कि आपको अकाउंट्स TY-BCom में पास, मतलब BCom पास करके जा रहे हो तो आपको क्रेडिटर्स का अकाउंट भी तो पता नहीं होता, तो फिर क्या करोगे, ठीक है ना। तो यही चीज़ होती है, फिर आपको पूरा एक मतलब एक जितना भी अभी तक का आपका अकाउंट का नॉलेज है वो पूरा अप्लाई करना पड़ता है आपको। अब देखो यहाँ पर खास करके बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि सर यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस तो दे नहीं रखा है। देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पर जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, वही यहाँ पर कहाँ जाता है, ओपनिंग में जाता कि नहीं जाता। तो यहाँ पर 45,000 होगा कि नहीं होगा, तभी तो वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बनता होगा। सेम चीज़ यहाँ पर जो क्लोजिंग होता होगा वही तो यहाँ पर जाता है, तो ये 90,000 सेम आएगा, और ये जो अमाउंट होगी वही तो अमाउंट नीचे जाएगी, तो यहाँ पर 67,500 दे रखा होगा। और देखो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा तो डैश कर देंगे, है नहीं ना, क्वेश्चन में भी कहाँ है। चलो उसके बाद आपको क्वेश्चन में दे रखा है परचेज, तो ये जो परचेज है वो आपको 90,000 दे रखा है, 1,57,500 दे रखा है नेक्स्ट मंथ का, तो ये आ जाएगा यहाँ पर परचेज, जिसको हम क्रेडिट परचेज बोल सकते हैं, ठीक है। देखो ये कुछ नहीं बोला तो हम परचेस क्रेडिट वाला ही मानेंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स के पास हम क्रेडिट परचेस ही करते हैं, तभी तो वो क्रेडिटर्स का जन्म होता है ना। पैसे दे के परचेस करेंगे तो थोड़ा क्रेडिटर्स बनेगा। ओके, और यहाँ पर भी बाय, चलो तो ये परचेस में 2,92,500 और ये लास्ट में 2,22,000। अब आपको इतने से पता हो जाना चाहिए कि हमने हमारा कैश कहाँ पर लिखना होता है। तो क्रेडिटर्स के पास जो मतलब हम परचेस करते हैं ना, उसको जो पेमेंट करेंगे वो इस तरफ आता है, डेबिट तरफ, तो ये आ जाएगा टू कैश। ओके, तो यहाँ पर बचेगा टू कैश और यहाँ पर बच जाएगा टू कैश। तो ये जो आपको बैलेंस है ना वो ढूंढना पड़ेगा, ये आप ढूंढ के अपना जो भी डिफरेंस आता है वो लिख दोगे। अब इसका टोटल करोगे तो ये जो टोटल है वो ऑलमोस्ट आप देखो कितना हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ 1,12,500। ओके, और ये 1,12,500 का जो टोटल है, ठीक है, उसमें से अगर आप 45,000 को लेस कर दोगे ना तो 67,500। अच्छा, इसको हम अलग कलर से लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो ये 67,500 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आप वैसे ही टोटल कर लो नेक्स्ट, यहाँ पर 45,000 के साथ टोटल करो, 157,500 प्लस 45,000 तो आ जाएगा 2,02,500। और उसमें से 90,000 लेस कर दोगे ना तो 1,12,500 आ जाएगा, 1,12,500। अब उसके बाद अगर फिर से टोटल कर लिया जाए तो यहाँ पर ये जो टोटल है वो 90,000 प्लस 292,500 तो 382,500 और ये आ जाएगा 382,500
और ये हो गया आंसर आपका। लेस करने के बाद आंसर आ जा रहा है 3,15,000। और फिर लास्ट में तो देखो आपको सीधा टोटल ही करना है क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस ही नहीं है ना। तो 292,500 जो है वो आपका आंसर है। तो ये आपका 292,500 का टोटल था यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 292,500। खत्म, इसकी कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला ये गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विवेकानंद लिमिटेड इज गिवन टू यू। और यहाँ पर स्टॉक वेलोसिटी मतलब इसको बोलते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जो आप ऑलमोस्ट सेमेस्टर 5 के अंदर सीख के आते हो। और उसमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और आपको बोला गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है 1/3 है। और द प्रपोर्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स and cash sales 2:1 and 50% sales are realized in the month following the sales and remaining in the second month of sales. Find out the collection of the month of October. तो ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे आराम से। देखो इसको कैसे करना है, पहले तो आप एक काम करो, यहाँ पर देखो अगस्त, ओके, फिर उसके बाद सितंबर और फिर उसके बाद अक्टूबर लिख दो। देखो एक परफेक्ट वे से सॉल्यूशन करना रखो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंने देखा भी है कि इस क्वेश्चन को एक ऐसे कैलकुलेशन किया है कि जिससे ये क्वेश्चन खुद अपने आप इजी होने के बाद भी टफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो फिर अपनी कैलकुलेशन को इतनी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं अरेंज करते, ठीक है। तो वो भी एक बोलते हैं ना एक आर्ट है कि आप लिखते कैसे हो। अब देखो यहाँ पर स्टॉक वेलोसिटी आपके पास अवेलेबल है और आपके पास ओपनिंग स्टॉक है। अब देखो इसका बेसिक कहाँ से शुरू होता है, तो देखो मैं यहाँ पर इसका बेसिक लिखते बताओ। आपको पता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला, स्टॉक टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला पता है सबको, क्या होता है, COGS, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, राइट। अब आप जरा सोचो कि आपको एवरेज स्टॉक मतलब सिखाया था ना मैंने सेमेस्टर 5 के अंदर, एवरेज स्टॉक कैसे होता है, तो सर ओपनिंग स्टॉक, ओके, प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय क्या कर देने का सर 2, तो अपने को मिल जाएगा एवरेज स्टॉक। तो सर यहाँ पर यही तो काम करना है। सबसे पहले काम करो, आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, राइट, और उसके बाद आप क्लोजिंग स्टॉक ले लो और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को टोटल करोगे तो आपको टोटल ओपनिंग क्लोजिंग का मिलेगा और उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा एवरेज स्टॉक। और एवरेज स्टॉक जो है वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से कैलकुलेशन को परफेक्ट वे से अरेंज करो। जैसे कि देखो ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक है तो ये आ जाएगा 30,786 और ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक है तो 4786 और ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, ये आ गया। अब आपको पता है ना कि जो अगले महीने का ओपनिंग होता है ना उसके पहले महीने का क्या हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा। हो गया, इधर है नहीं और इसकी ज़रूरत भी नहीं, ठीक है। अब इसका टोटल करोगे ना, इसका टोटल देखो 30,786 प्लस 40,786 तो आ जाएगा 71,572। ये आपका टोटल आया। मतलब यहाँ पर टोटल क्या हो रहा है, देखो ये टोटल हो रहा है यहाँ पर 91,572, ओके, और उधर टोटल की ज़रूरत नहीं। तो देखो ये जो आपने टोटल किया उसको नाम दे दो ए। अब देखो आपको यहाँ पर एवरेज स्टॉक निकालना। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, तो देखो एवरेज स्टॉक तो अभी आपको पता है डिवाइड बाय 2 करने से मिल जाएगा। तो मतलब 45786 और यहाँ पर 250 सॉरी एक सेकेंड, एवरेज स्टॉक करना है तो डिवाइड बाय 2 करना है 35786 और ये एवरेज स्टॉक को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे,
तो अपने स्टॉक वेलोसिटी से, स्टॉक वेलोसिटी डेट मीन्स के स्टॉक टर्नओवर रेशियो। देखो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि आप है ना यहाँ पर ये जो एवरेज स्टॉक है, अगर एवरेज स्टॉक को सामने लेके जाओ तो आप मल्टीप्लाई करोगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो से, तो आपको मिल जाएगा अपना क्या COGS, जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर दे रखा है 7 और ये दे रखा है 8, तो ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3, एक सेकेंड, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से 250,502 और यहाँ पर 366,288 हो गया ये आंसर। अब ये तो आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमें निकालना होता है ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट सर ऐड करने से मिलता है अपने को टोटल सेल्स। क्या मिलता है? टोटल सेल्स, है ना। अब क्या आपके पास टोटल सेल्स दे रखा है? नहीं, आपको बोला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 1/3। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट को ये 1/3 का मतलब मैंने आपको पहले से भी बता के रखा है ना, हर लेक्चर्स के अंदर मैंने डिटेल में जब भी ये पॉइंट आता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि 33 और 1/3% ही 1/3 होता है। ठीक है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो होता है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो GP रेशियो का फॉर्मूला क्या है? GP रेशियो इक्वल टू GP डिवाइड बाई सेल्स इनटू 100 होता है। अब आपको इसका आंसर दे रखा है, मतलब GP रेशियो जो है ना वो आपको 1/3 का मतलब क्या होता है? 33.33333% होता है। और इसको मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था कि आपको ये जो अमाउंट है उसका 1/3 दे रखा है। देखो सेल्स का 1/3 है तो कॉस्ट का आपको कितना परसेंट करना होता है? तो 1/2 करना होता है, क्योंकि जब सेल्स का 1/3 होता है ना तो कॉस्ट का 1/2 होता है। मतलब एक तरीके से 50% ऑन कॉस्ट, तो 33 एंड 1/3% ऑन सेल्स। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जब आपको ये पेपर स्टार्ट किया था कि अगर आपकी ये एबिलिटी वीक है तो आप कभी भी इस पेपर को क्या पूरे TY BCom को सॉल्व करना भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि आप चाहे कितनी भी ट्राई कर लो, ठीक है, अगर आप अभी भी वो बच्चों वाला खेल करते हो 100 एज्यूम करके काम करोगे, ठीक है, 100 एज्यूम करना बात सही है, लेकिन जहाँ पर करना पड़ेगा 100% वहाँ पर करो। जहाँ पर आपकी थोड़ी बहुत टेक्निक से ही काम चल जाता है वहाँ पर क्यों 100 एज्यूम करके जाओगे? ठीक है, तो आप ये आपका सेल्स आ जाएगा, देख लो, खत्म कहानी इसकी। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि हमें कलेक्शन निकालना है। हमें क्या निकालना है? कलेक्शन। ओके, तो एक सीधा सीधा इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है कि आपके पास क्रेडिट सेल्स निकालना अवेलेबल है, क्योंकि क्रेडिट सेल्स जो है ना वो यहाँ पर देखो क्या बोला, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स का जो पोर्शन है वो 2:1 है। मतलब 2:1 मतलब इतना तो समझ में आ जाता है सर, क्रेडिट सेल्स 2:3 होगा, 2/3 होगा, 2:1 है तो 2/3 हो जाएगा। तो अपने पास टोटल सेल्स तो अवेलेबल है ना 3,75,753, तो उसका 2/3 करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा 2,50,502। और यहाँ पर भी अपने को आंसर मिल जाएगा कि 3,66,288। ठीक है, अपने को क्या करना है कि टोटल सेल्स है ना, ये टोटल सेल्स उसका 2/3 करना है। ये टोटल सेल्स का क्या करना है? 2/3, क्योंकि 2/3 जो है वो अपना क्रेडिट सेल्स है। और क्रेडिट सेल्स के पास जो हम पैसे वसूलात करेंगे, मतलब जिसको हम बोले कलेक्शन, और वो जो कलेक्शन है वो हमें कितना करना है तो वो देखते हैं। देखो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपका जो अगस्त मंथ का जो कलेक्शन है कितना है? 250,502, और अगस्त के बाद आपका सितंबर मंथ का कलेक्शन है 366,288। ठीक है, देखो यहाँ पर बोला है
कि 50% आपका जो पैसा है ना वो आप इन द मंथ ऑफ सेल्स, ओके, सेल्स आर रियलाइज इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स लिखा है। देखो फॉलोइंग मतलब कि उसके नेक्स्ट मंथ में, मतलब फॉलोइंग मंथ अपना अगस्त का फॉलोइंग मंथ होता है, सितंबर अक्टूबर होता है, ठीक है, आगे चलता जाए। एंड रिमेनिंग सेकेंड मंथ ऑफ द सेल्स, मतलब देखो सीधी बात है कि यार देखो ये अगस्त मंथ है, ये सितंबर मंथ है और ये अक्टूबर मंथ है, और आपका टारगेट यहाँ पर अक्टूबर मंथ का ही पूछा है। देखो अक्टूबर मंथ का ही पूछा, तो सीधी बात है, देखो ये जो सेल्स है उसको यहाँ पर अगस्त में तो नहीं मिलने वाला, वो भूल जाओ, इसका 50% करो तो आंसर आ जाएगा 125,251 सितंबर में मिलेगा, और बाकी का 50% यहाँ पर मिलेगा, और इसका 50% करोगे तो आपको 183,144 ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और इसका अगर आप टोटल कर लोगे ना तो 308,395 आपका आंसर आ जाएगा। देख लो, चेक कर लो, हो गया। देखो मैं आराम से सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, हर एक चीज़ को एकदम डिटेल्स में हम सॉल्व करेंगे और हर एक चीज़ को समझेंगे। हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर एक ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन है महावीर लिमिटेड का, जिसमें मार्जिन सेफ्टी दे रखा है और कंट्रीब्यूशन रेशियो दे रखा है और आपको पीरियोडिकल कॉस्ट दे रखा है, मतलब दैट मीन्स के इसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। ये पीरियोडिकल कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट, ओके, फिक्स कॉस्ट, ओके। अब यहाँ पर आपको प्रेजेंट सेल्स निकालना और प्रेजेंट प्रॉफिट निकालना, इजी क्वेश्चन है, बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तो देखो टॉपिक यहाँ पर ये होना चाहिए कि आपको यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सर नहीं पूछा है तो क्यों ढूंढेंगे, देखो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में यही मतलब मिस्टेक करते हैं, क्योंकि क्या होता है इस चैप्टर में जरूरी नहीं है कि जो ढूंढना है डायरेक्टली वही आपको मिल जाएगा। कभी कभी इसको ढूंढने के लिए आपको जो फाइंड आउट करना है प्रेजेंट सेल, उसके लिए कुछ और इंफॉर्मेशन भी चाहिए, क्योंकि कनेक्टेड डिटेल्स होती है पूरी एक दूसरे से। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या होता है, पीवी रेशियो, राइट, और कंट्रीब्यूशन रेशियो ही पीवी रेशियो होता है। मैंने आपको बहुत बार लेक्चर्स में बताया भी हुआ है। तो आप देखो 12,50,000 और ये आप 40% है, तो 40% से डिवाइड करोगे ना तो 31,25,000 जो है ना वो आपका अपना ब्रेक इवन पॉइंट का रुपीज़ में सेल्स मिलेगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो कि आपको क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखी है, कितना परसेंट है, 37.5%। आपको पता है मार्जिन सेफ्टी मतलब क्या होता है, आपने ब्रेक इवन पॉइंट से कितना ज़्यादा बेचा वो अमाउंट होती है मार्जिन सेफ्टी की। तो यहाँ पर अगर ब्रेक इवन पॉइंट होगा ना वो आपका इसका बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट होता है ना वही होता है, क्योंकि आपका प्रेजेंट आपका जो सेल्स होता है ना वो 100% होता होगा, ये आपका सेल्स होता होगा, और सेल्स में से ये माइनस करोगे ना तो ये 62.5% हो जाएगा। खत्म कहानी। इसका कहने का मतलब इनडायरेक्टली ये होता है कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना वो आपके जो सेल्स का अमाउंट आएगा ना उसका कितना परसेंट है, 62.5% है। ये इसका कहने का मतलब होता है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि क्योंकि देखो अपने पास ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 31,25,000 और अपने पास सेल्स भी है नहीं है, तो ये 62.5%। तो ये 31,25,000 का जो अमाउंट है उसको अगर आप 62.5% से डिवाइड कर दोगे ना तो ये आपको मिल जाएगा सेल्स। चेक करके देख लो, ओके, देख लो चेक करो, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये किसका आंसर आया पता है, ये टोटल सेल्स आया, मतलब आप कितना बेच रहे हो, 50 लाख जो उसने पूछा है प्रेजेंट सेल्स, ये रुपीज में लिखना पड़ता है, ये आंसर आ गया। अब क्या कर सकते हैं, तो बोले कि सर अब यहां पर आपको बुलाए प्रॉफिट। अब प्रॉफिट देखो ढूंढने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे।
आपके पास इतने मतलब यहाँ पर तरीके हैं ना कि आप बहुत सारे अलग अलग पॉइंट को यूज़ करके, कॉन्सेप्ट को यूज़ करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। फिर भी अगर आप एक भी तरीका एग्जाम में नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो डैट मीन्स कि आपने सिर्फ फॉर्मूला रट्टा मारे, कॉन्सेप्ट नहीं। और ये चैप्टर में यही बात है, आप फॉर्मूला रट्टा मार के सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेशन है इसकी। यहाँ पर आपको प्रॉफिट ढूंढना है तो देखो आपके पास यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है। देखो आपको यहाँ पर ये भी मिल जाएगा कि आपका मार्जिन सेफ्टी कितना है, आपका मार्जिन सेफ्टी कितना है। आपको पता है यहाँ पर आपका मार्जिन सेफ्टी कितना है। देखो मैं इतने सारे तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट ढूंढ के देने वाला हूँ ना, आप देखो, ठीक है। आपको मतलब इस पेपर के अंदर पूरा लॉजिकली बात बताने वाला हूँ। देखो पहली बात, पहला टॉपिक, अगर आपके पास क्वेश्चन में मार्जिन सेफ्टी निकल सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो निकाल लो, मार्जिन सेफ्टी निकल जाएगा। मार्जिन सेफ्टी कितना परसेंट है पता है? मार्जिन सेफ्टी आपका 37.5% है। मतलब इतना मतलब ये हो जाएगा कि आप इसका 37.5% कर लो। आप जितना बेच रहे हो ना उसका मार्जिन सेफ्टी 37.5% है। मतलब आप है ना ब्रेक इवन पॉइंट से 18,75,000 रुपये का अमाउंट ज़्यादा बेच रहे हो, मतलब उतना सेल्स ज़्यादा कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट निकालना है ना। तो प्रॉफिट क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो अमाउंट आता है ना उसका सीधा पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करने से प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। मार्जिन सेफ्टी का सीधा पीवी रेशियो सर 40% था, तो सीधा 40% कर लो ना, आपको मिल जाएगा। देखो अपना प्रॉफिट, एक सेकेंड, 50 लाख का 37.5% किया और उसका पीवी रेशियो है 40%। हाँ मतलब आ जाएगा आपका 7,50,000। चेक कर लो, हो गया। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप बहुत और तरीके भी है क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत सारे तरीके, जैसे कि लाइक आप एक काम करो, प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढ लो। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है पता है? पीवी रेशियो इनटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। मतलब आपका पीवी रेशियो 40% था और मार्जिन सेफ्टी आपका कितना परसेंट है? तो मार्जिन सेफ्टी 37.5% है। तो अगर आप इसको करते हो ना तो आपको मिल जाएगा 15%। चेक करो, 40 का 37.5%, 15%। और फिर अगर आपके पास प्रॉफिट ढूंढना है तो 15% ये आए ना, 15% ऑन सेल्स आ जाएगा ये। तो आपके पास प्रॉफिट के लिए सेल्स था ना, देखो ना 50 लाख का सेल्स है, 50 लाख का 15% करो तो देखो 7,50,000 आ जाएगा। इतने सारे ऑप्शन है, आप ढूंढो कैसे भी करके। एक और भी तरीका है जिसमें आप फिक्स कॉस्ट फाइन करके भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। फिक्स कॉस्ट फाइन करो और फिर ढूंढ लो, लेकिन इनफ है। आपको कोई भी एक तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए ना, फिर आप बाकी के तरीके भी सीखो, मैं तो बोलता हूँ। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी ब्रेक इवन पॉइंट का ही है। देखो 60% कैपेसिटी, break even point of Kabel Limited is 31,25,000, total contribution 12,50,000. Find out the profit if additional 40% capacity apply for the production. देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, मतलब पूरे के पूरा लॉजिकली। यहाँ पर पहले सबसे पहले करना क्या है, आपको बोला कि अगर मैं 60% काम करता हूँ ना तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। ये बात तो यहाँ पर है कि 60% ब्रेक इवन पॉइंट जो है उसके हिसाब से आप 31,25,000 का सेल कर रहे हो। देखो बोला है कि 60% कैपेसिटी ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ कबिल लिमिटेड रुपीज़ में दे रखा है, मतलब 60% पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट आपके पास अवेलेबल है।
है ना। तो आपको यहाँ पर पीवी रेशियो का फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो पीवी रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। और आपको यही बोला है कि आपका कंट्रीब्यूशन जो है ना वो आपके पास 12,50,000 और आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट का जो सेल्स है ना वो आपके पास अवेलेबल है ये वाला। नाउ इसको डिवाइड करके ये पता लगा लो कि 40% हम पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमारा 40%। ठीक है, खत्म इसकी कहानी। एक और बात, यहां पर आपको मार्जिन सेफ्टी मिल जाएगा, क्योंकि देखो उसने क्या बोला है कि आपका 60% जो है ना कैपेसिटी पे ब्रेक इवन पॉइंट मिल रहा है। अब देखो आपकी टोटल कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी टोटल कितनी होती है, 100% होती है कि नहीं होती। और उसमें से अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट 60% कैपेसिटी पर अचीव कर लेते हो तो आपका जो एडिशनल 40% कैपेसिटी है ये क्या हो जाएगा पता है, एक तरीके से मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, एक सेकेंड, मार्जिन हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे लिख देता हूं ताकि लिख पाऊं। ये 100 हो गया, ये 60 हो गया, ये 40 हो गया। अभी देखो मार्जिन सेफ्टी जो होता है ना, मार्जिन सेफ्टी अगर आपके पास होता है ना, मार्जिन सेफ्टी, उसका सीधा पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। तो देखो समझो यहां पर आपको ये 60,000 है ना, 60,000, ये 60,000 है, 60%, ये 60% की वैल्यू जो है ना उन्होंने दे रखी है 31,25,000। तो मुझे 40% की जो अमाउंट है ना ये मार्जिन वाली वो निकालनी है। कितनी आ जाएगी देख लो, कितनी आ जाएगी। अब ये जाएगा पॉइंट में। अब देखो 20, फिर 8,3,3,3 ऐसे चलता जाएगा, 0.3333, तो ऐसे चलता ही जाएगा। कोई बात नहीं, हमें उसका कोई लेना देना नहीं, हमें मार्जिन मिल गया ना। तो 208333 पॉइंट, देखो 33333 पूरा यूज करना है एग्जाम में। जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है ना तो आप क्या करो पता है, 20,83,333 इंटू, ठीक है इतना मत करो, मैं तो बोलूँ पूरा परसेंटेज यूज करो। जैसे 20,83,333 फिर 0.3333 पूरा कैलकुलेटर भर दो और फिर जाके उसको 40% से मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। देखो परफेक्ट मतलब कि 8,33,000 फिर 333.33 और ये रुपीज में आ जाएगा। ये आपका प्रॉफिट हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आप जब भी देखो लिखने के लिए हम पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट लिखते हैं, लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो वो 333 पूरा लिया जाता है। समझे बात को। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपका कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर आपको भंडारी लिमिटेड वाला एक क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या बोल के रखा है, देखो पढ़ो। आपको ये बोल के रखा है कि 80% कैपेसिटी प्रेजेंटली कंपनी वर्क करे मतलब बोलते हैं प्रोडक्शन कर रही है, और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है विच इंक्लूड मार्जिनल कॉस्ट दैट मीन्स का वेरिएबल कॉस्ट, और 1800 पर 450 यूनिट्स, दैट मीन्स कि आपका मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो 1800 रुपये है 450 यूनिट के लिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा, पर यूनिट्स वेरिएबल कॉस्ट कितना मिल जाएगा,
तो 1800 को 450 से डिवाइड करोगे ना तो 4 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा पर यूनिट। नाउ आपके पास 80% कैपेसिटी का हिसाब से पूरे के पूरा बोलते हैं ना कि एक अमाउंट है ना सेमी वेरिएबल की। सेमी वेरिएबल क्या होता है, उसके अंदर दो चीज मिक्स होती है लाइक, ठीक है, फिक्स और वेरिएबल। और यहाँ पर बोला यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस एट 96% प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब यहाँ पर ये थोड़ा ट्विस्ट किया, देखो आपको 96% के हिसाब से यूनिट्स दे रखा है, मतलब ये हो गया कि सर हमें 96% के हिसाब से मालूम है कि हम कितना यूनिट्स बना सकते हैं सर, ये इतने यूनिट्स बना सकते हैं। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि आप पहले 100% का निकाल लो, और 100% का निकालने का तरीका मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ कि 43,200 ये कितने परसेंट के हिसाब से, तो बोले कि सर ये तो 96% के हिसाब से, तो 96% से डिवाइड कर लो, आपको सीधा 100% की वैल्यू मिल जाती है 45,000। चेक करके देख लो, 43,200 डिवाइड बाई 96%, है ना। अब इसका मतलब आपके पास यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर है कौन सा वाला, 80% वाला। देखो ये जो टोटल आपके पास एक्सपेंडिचर है ना सेमी वेरिएबल का, वो प्रोड्यूस एट 80% कैपेसिटी, मतलब ये 2,97,000 है ना, वो आपका 80% का एक्सपेंस। तो यार एक काम करो ना, यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस 80% के हिसाब से यूनिट्स कितना होगा, 80% के हिसाब से यूनिट्स कितना होगा, तो 45,000 का 80% करो तो कितना आ रहा है, बोला कि सर 36,000 आया, तो 36,000 यूनिट्स कहाँ से आया ये भाई, ये यहाँ से देखो, ये आप 45,000 यूनिट्स है ना, उसका आप 80% काम करोगे तो कितने यूनिट बनेंगे, 36,000 यूनिट्स बनेंगे, है ना। अब ये 36,000 यूनिट्स का वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा, क्योंकि देखो एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में ऊपर दे रखा है 4 रुपये, तो मल्टीप्लाई करो 4 के साथ तो पता चल जाएगा 1,44,000 यूनिट्स टोटल जो है आपका वेरिएबल एक्सपेंस है। और आपको टोटल एक्सपेंस दे रखा उन्होंने 2,97,000 क्वेश्चन में, तो ये जो फिक्स कॉस्ट है ना वो आपको पता चल जाएगा माइनस करने से, कितना 297 माइनस करोगे तो 1,53,000, ये आपका आंसर आया। अब आपको निकालना है 96%, मतलब टोटल एक्सपेंसेस 96% के हिसाब से आपको कितने यूनिट्स बनाने थे, तो वो तो क्वेश्चन में उन्होंने ही दे रखा है। और यहाँ पर जो वेरिएबल वो तो 43,200 को वापस 4 से मल्टीप्लाई होता है। और देखो फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट तो वही रहता है ना, फिक्स रहता है, तो पहले में जो फिक्स कॉस्ट ढूंढा था वही फिक्स कॉस्ट वापस दूसरे में लिख दो, और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके 1,72,800 और फिर आप उसका टोटल करोगे ना तो 3,25,800 आंसर आ जाएगा आपका टोटल। ये आपका फाइनल आंसर आ गया जो क्वेश्चन में पूछा था। चलो उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन था 6 नंबर का, जिसमें आपको बोला गया फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन द बुक्स ऑफ गौतम लिमिटेड, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 15 रुपीज़ और डायरेक्ट लेबर जो है ना वो 5.625 पर आवर है और रिक्वायर्ड 3.6 आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। ओके, मतलब देखो आपको क्या बोला है समझो। देखो डायरेक्ट लेबर जो है ना, वो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जो है वो 5.625 है और वो भी पर आवर है, मतलब 1 घंटे काम करने का इतना रुपीस मिलता होगा। और आप टोटल 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे काम करते हो, देखो यहाँ पर लिखा है 1 यूनिट्स बनाने के लिए आर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट्स फॉर द प्रोडक्शन, मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए 3.6 घंटे काम करना पड़ेगा।
मतलब फॉर 1 यूनिट्स प्रोडक्शन आवर्स रिक्वायर 3.6 आवर्स पर यूनिट्स। अभी मुझे ये जानना जरूरी है कि मुझे एक यूनिट बनाने के लिए टोटल कितना घंटा जाएगा, एक यूनिट बनाने के लिए टोटल कितने घंटे जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल वेजेस या तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट्स, क्योंकि देखोगे ना क्वेश्चन में आपके पास पर यूनिट कॉस्ट नहीं है, आपके पास एक तो एक घंटे के हिसाब से कितना पेमेंट हो रहा है वो है, और आपके पास टोटल एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे जा रहे हैं वो है। तो आप क्या करो, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगर एक घंटे के लिए अगर आपको 5.625 रुपीज़ मिल रहे हैं और आप टोटल एक यूनिट के लिए 3.6 आवर्स लगा रहे हो, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि आप 20.25 पर यूनिट्स के लिए आप वेजेस पे कर रहे होंगे। और यहाँ पर देखो थर्ड पॉइंट में यही बोला है कि सम इंफॉर्मेशन 112% प्रोडक्शन कैपेसिटीज एज फॉलो, डायरेक्ट वेजेस आपके पास है, मतलब आपके पास ये अवेलेबल है कि आप 112% काम करते होगे ना, तो उसका डायरेक्ट वेजेस आपके पास अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि यूनिट्स एट 112% ऑफ कैपेसिटी, मतलब मुझे ये जानना जरूरी है कि मेरे कितने यूनिट्स को मैं प्रोड्यूस करूंगा। चलो तो 6378750 और ये मैंने टोटल 3,15,000 यूनिट्स बनाए होंगे, तब जाके मेरा वेजेस कितना आया होगा 63,78,750। और उन्होंने यही चीज़ को यहाँ पर दोबारा लिखा ये गया है कि प्रोडक्शन यूनिट्स आपको फाइंड करना है 96% और 110% कैपेसिटी। मतलब देखो पहले ये जान लो कि आप 100% पे कितना काम कर रहे थे, क्योंकि ये जो काम कर रहे थे ना वो 112% कैपेसिटी का, ये 112% कैपेसिटी का। तो मुझे जानना है 100% कैपेसिटी। तो यहाँ पर 100% कैपेसिटी के लिए 3,15,000 को डिवाइड करूँगा 112% से, तो आंसर हो जाएगा 2,81,250 यूनिट्स। और आपको फिर 96% के लिए चाहिए, ठीक है, आपको क्या चाहिए 96% के लिए। देखो क्या बोला है कि फाइंड अप प्रोडक्शन यूनिट्स, 96% कैपेसिटी पर कितना यूनिट्स आपका बनेगा और 110% कैपेसिटी पर आपका कितना यूनिट बनेगा। तो देखो आपको ये मालूम है ना 100% पे कितना बनेगा, एक बार 100% का निकाल लेते हैं ना, फिर उसको मल्टीप्लाई करके आप कितना भी परसेंट का निकाल सकते हो, 96% का और 110% का भी। तो आंसर आ जाएगा 2,70,000 और फिर 3,09,375 इतने यूनिट्स आप बनाओगे। खत्म, बस ये आपको पूछा था, कंप्लीट। चलिए तो ये आपकी जो 4 थियरी है वो आप अच्छे से एक बार रीड कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले वाले लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।